जय हिंद बच्चों। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया है, जो कि एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इस प्रकार है। पहला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आता है? भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। याद कर जाना है आपको, संस्कृति मंत्रालय, राइट है ना। अगले प्रश्न की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है? आपको मैं बता दूं कि वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और यह पूछा जा रहा है कि कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद एक्चुअली दो गद्य और पद्य दोनों में संकलित है। इसके दो भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल। जो कृष्ण हैं वही गद्य और पद्य में संकलित हैं, जबकि शुक्ल यजुर्वेद जो हैं वह सिर्फ पद्य में संकलित हैं। इस तरह से इसका सही आंसर यजुर्वेद हुआ। अगले प्रश्न की ओर है। अशोक के अभिलेख निम्न में से किस लिपि में नहीं है? अशोक अपने साम्राज्य के विस्तार का वर्णन अभिलेखों के माध्यम से की, सबको पता है। उसमें किस किस लिपि का प्रयोग किया उन्होंने और किसका नहीं किया? तो पूछा क्या जा रहा है, किस लिपि में नहीं है? ब्राह्मी, खरोष्टी, अम्राइक और पाली। इससे जो प्रथम तीन जो है, ब्राह्मी में भी तो है ही, खरोष्टी में भी है, अम्राइक में भी है, सिर्फ पाली लिपि में उनका अभिलेख उल्लिखित नहीं है। इसका सही आंसर पाली होगा। पूछा रहा नहीं है तो इसका आंसर पाली होगा। बाकी तीनों में उनके अभिलेख हैं। अगले प्रश्न 4 की ओर हैं। प्रयाग स्तंभ के लेख किस शासक से संबंधित है? प्रयाग स्तंभ लेख खारवेल, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त, पुलकेशिन द्वितीय। इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी, जियोग्राफी, एंजियोग्राफी, कैलीग्राफी। ये सब जो ऑप्शंस हैं इसमें स्पष्ट है। ज्योग्राफी से भौगोलिक दिशा के बारे में पता चलता है। एंजियोग्राफी से एक जांच, मानव शरीर के जांच की प्रक्रिया है या तकनीकी प्रक्रिया। अगला कैलीग्राफी एक सुलेखन की प्रतियोगिता होती है, यानी सुंदर लिखावट को हम कैलीग्राफी बोलते हैं। तो बचा कौन? एपिग्राफी। एपिग्राफी अभिलेखों के अध्ययन को हम एपिग्राफी कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर एपिग्राफी हुआ। अगले प्रश्न की ओर है। खारवेल के शासन की घटनाओं का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है? जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। आपको बता दो, अभिलेख एक महत्वपूर्ण स्रोत होता था किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है इसका सही आंसर होगा। खारवेल के शासन की घटनाओं का वर्णन हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला क्या कहलाता है? अर्घ्यु, उद्गाता, होत्री, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दूं, सामवेद के मंत्रों गाने वालों को उद्गाता बोलते हैं। इसका सही आंसर बी होगा, जो कि आंसर नंबर बी सही है। सिक्कों पर बानी बजाते हुए किस शासक के शासनकाल में दिखाया गया है? आपको बता दूं, समुद्रगुप्त संगीत के प्रेमी थे। उन्हीं के शासनकाल में सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। यह सही आंसर इसका समुद्रगुप्त होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। भारत का प्राचीनतम वेद कौन सा है? भारत का प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं, लेकिन ऋग्वेद जो है वह सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद जो है वह सबसे प्राचीनतम वेद है। इसका सही आंसर ऋग्वेद होगा। अगले प्रश्न 10 की ओर हैं। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? प्राचीन समय में जो सिक्के प्रचलित थे उनको किस नाम से जाना जाता था? आहत सिक्का, स्वर्ण सिक्का, ताम्र सिक्का और शीशे का सिक्का, राइट है ना। तो आहत सिक्का के नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में जो सिक्के थे वो आहत सिक्के थे। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 11।
सत्यमेव जयते जो कि भारत का आदर्श वाक्य है किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी प्रतियोगिता परीक्षा में संभवतः पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे, ऐसा उम्मीद है। तो इस तरह से इसका सही आंसर मुंडकोपनिषद होगा। बाकी मांडुक्य उपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद नहीं होता है, यह कठोपनिषद है, यानी यह प्रश्न थोड़ा सा गलत प्रिंट हो चुका है। इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, मुंडकोपनिषद, राइट है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 12, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या हमारे यहाँ 4, 6, 18 और 108। इसका सही आंसर होगा 18 पुराण है। भारत में पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 13, खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर किस शैली का उदाहरण है? द्रविड़ शैली, नागर शैली, वैष्णव शैली और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा नागर शैली। सही आंसर क्या होगा? नागर शैली। खजुराहो का कंदरिया महादेव जो है वो नागर शैली का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न संख्या 14, 4 वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? वेदांग, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक। इसका सही आंसर संहिता होगा। वेदों के संग्रह को हम सम्मिलित रूप से संहिता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न संख्या 15, पुराणों में सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण। इसका सही आंसर होगा मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन एवं पौराणिक, जो बोलते हैं प्रमाणिक, पौराणिक के साथ साथ में प्रमाणिक भी है। इसका सही आंसर ए मत्स्य पुराण होगा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 16, कथा सहित सागर की रचनाकार कौन है? पाणिनि, सोमदेव, पतंजलि, रामचंद्र। याद कर जाइए, कथा सहित सागर के जो रचनाकार हैं वह सोमदेव। सही आंसर इसका सोमदेव होगा। ऑप्शन संख्या बी। अगले प्रश्न की ओर है, कश्मीर के राजवंश का क्रमबद्ध विवरण किस रचना से प्राप्त होती है? मालविकाग्निमित्रम, नीतिसार, राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी। इसका सही आंसर राजतरंगिणी होगा, क्योंकि कश्मीर के राजाओं के बारे में क्रमबद्ध विवरण जो है वह राजतरंगिणी में उल्लिखित है। इसका सही आंसर सी होगा, राजतरंगिणी कलहन। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। यह तो सर्वविदित है। और पहला और अंतिम मंडल सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। इस तरह से इसका सही आंसर होगा न तो 7, न 8, न 9। इसका सही आंसर होगा 10। मंडलों की संख्या कितनी है? 10 है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। अगले प्रश्न की ओर है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान विक्रमादित्य के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, समुद्रगुप्त के शासनकाल में। इसका सही आंसर होगा विक्रमादित्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका सही आंसर विक्रमादित्य होगा। अगले हम प्रश्न की ओर, 20वें प्रश्न की ओर हैं, निम्नलिखित में से किसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में दिया है? फाहियान, ह्वेनसांग, एत्सिंग, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दूं, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय है। जो यह बौद्ध केंद्र के रूप में समझा जाता था नालंदा, तो इसका जो वर्णन ये अपने यात्रा वृत्तांत में एत्सिंग ने दिया है। इसका सही आंसर सी होगा, एत्सिंग ने दिया है। आपको बता दूं कि यात्रा वृत्तांत भी एक महत्वपूर्ण स्रोत था भारतीय इतिहास को जानने के लिए, राइट है ना। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? यह एक पुस्तक जिसका भारत में हिंदी में मतलब होता है भारत की खोज, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं इब्न बतूता, अल बरूनी, निजामुद्दीन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अल बरूनी। अल बरूनी ने किताब उल हिंद लिखी है। चलिए अगले प्रश्न 22 की ओर है, पॉलिश किए गए उपकरण किस काल से संबंधित हैं? पॉलिश किया गया उपकरण मतलब पहले तो उपकरण बनाना, उसके बाद उसको पॉलिश करना, निश्चित रूप से एक नए समय की बात है। तो पुरा पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण, उच्च पाषाण। इसका सही आंसर होगा नव पाषाण काल का सटीक उदाहरण है। अगला प्रश्न संख्या 23, अस्थायी निवास का साक्ष्य किस काल से प्राप्त हुआ है? पुरा पाषाण काल से, नव पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, उच्च पुरा पाषाण काल से। आपको बता दूं कि जो यह अस्थायी निवास का मतलब क्या, पहले लोग घुमंतु थे, बाद में अस्थायी जीवन जीना शुरू किया, तो अस्थायी निवास का जो सबसे पहले साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वह नव पाषाण काल से प्राप्त हुआ है। याद कर जाना कि नव पाषाण काल इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 24, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुफाओं के शैल चित्र
शैली चित्र लिखा हुआ है, शैल चित्र होगा, शैल मतलब पत्थरों से पर जो चित्र उकेरे गए हैं। खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उपागम स्थल, यह सही इसका आंसर होगा गुफाओं के लिए शैल चित्र। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा में शैल चित्र है उनके लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न 25 की ओर है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिल निकले हैं, यह सरायनहा से, दमदमा से, महदहा से, लंगना से। इसका सही आंसर होगा महदहा, याद कर जाना महदहा। अगले प्रश्न संख्या 26 की ओर है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग के भी कहा जाता है? अगर है पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को, लौह युग को। किस युग को चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर सीधा याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग एज के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 27। विनय पिटक से क्या जानकारी मिलती है? विनय पिटक से जानकारी क्या मिलती है? हम बता दें कि पिटक जो है वो 3 है, विनय पिटक, सूत पिटक और विधम पिटक। विनय पिटक से संघ संबंधी नियम, आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह, धार्मिक सिद्धांत, धर्मोपदेश का संग्रह, जिनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर होगा पहला, जो कि संघ संबंधी नियम एवं आचार संहिता को दिखाता है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 28। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? कल्पसूत्र, आगम, भगवती सूत्र, भद्रबाहु चरित्र। याद कर जाना, जैन साहित्य को हम आगम के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर है। मिलान कीजिए। आजकल एक मिलान करने का भी कंसेप्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम जानते हैं, मैं जब विस्तारित रूप से पढ़ा रहा था उस समय हमने रचना और रचनाकार का एक कंप्लीट टेबल दिया था, जिसको जिन लोगों ने देखा होगा बखूबी उनको तो याद होगा। जैसे रचना है अष्टध्यायी, पाणिनि, यह रचना किसके द्वारा की गई है? पाणिनि के द्वारा, राइट है ना। दूसरा मृच्छकटिकम, शूद्रक के द्वारा, राइट है ना। हर्षचरित बाणभट्ट और पृथ्व्यासो चंद्रवर्ती। कुल मिलाकर के इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जब हम अगले प्रश्न की ओर आएंगे, ऑप्शन नंबर बी का मतलब जो सेकेंड वाला पार्ट दे रखा है, आप समझ में आ ही गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगले प्रश्न की ओर है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में है 30। भद्रबाहु किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, शैव धर्म, विष्णु धर्म, जैन धर्म। भद्रबाहु जैन धर्म से संबंधित हैं। अतः कुल मिलाकर के आपका यह प्रश्न जो है वह सब सही हुआ। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इन जो ऑब्जेक्टिव सेशन है इनको बखूबी देखा, समझा और आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, यह हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।